हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपकी रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होगी मे 22 अटेम्प्ट के लिए। जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ शॉर्ट, तो वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में मेजर मिस्टेक्स है जो बच्चे करके आते हैं। जो मैंने टेस्ट सीरीज से एनालाइज की है कि बच्चे जनरली ये मिस्टेक्स अपने एग्जाम्स में रिपीट करते हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इन शॉर्ट क्लिप्स में। और आज मैं आपको एक बताऊंगी कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन अ क्वेश्चन पेपर। आप कैसे अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे और क्या सिली मिस्टेक्स होती हैं प्रेजेंटेशन में भी बच्चों से, हम वो भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ क्लास। तो हमारा कंपनी लॉ ओवर हो चुका है। हमने लास्ट टाइम कंपनी लॉ किया था। कंपनी लॉ में सिर्फ आपका, अगर मैं बोलूँ तो क्या पेंडिंग है, एक सेक्शन 149 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है, उसमें मैंने आपको एक डाटा बैंक कराया था सेक्शन 150। उसके अंदर इस बार एक एड ऑन हुआ है एक्सक्लूजन्स में, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जिनको नहीं देना है, उसमें एक और एड ऑन हुआ है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, एक अमेंडमेंट क्लास अलग से देके। तो इस बार की ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक इस सेक्शन की है और उसके अलावा हमारा एक सैबी एलओडीआर में कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अब हम चलते हैं इकोनॉमिक लॉ की तरफ। इकोनॉमिक लॉ में हम सबसे पहले करेंगे पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो पामला करने के बाद फिर हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट करेंगे, देन उसके बाद सैबी एक्ट जो हमारा सिक्योरिटी लॉ का है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूंगी फकरा, फेमा एंड आईबीसी। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है कि जो ब्लैक मनी है वो इंडिया से बाहर ना आ जाए या इंडिया के अंदर ना आए, तो हमें उससे प्रिवेंट करना है। ये एक्ट उसके लिए है। तो ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देता है, मतलब कि ये जो आपका जो आप करने वाले हो पामला, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हो, जिसे हम हिंदी में हवाला भी कहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप कर रहे हो तो वो लॉ की लैंग्वेज में, लॉ की नॉलेज में, दिस इज द मोस्ट क्रिमिनल ऑफेंस। और इसमें क्या है कि आपका जो ब्लैक मनी आया है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस करके आया है। सबसे बड़ी बात, शेड्यूल्ड ऑफेंस में बहुत बड़े बड़े क्राइम्स आ जाते हैं। कौन कौन से क्राइम्स, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स, नार्कोटिक्स, तो इस तरह के क्राइम्स आ जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने कोई टैक्स इवेजन करके किया है तो आप पामला में गिल्टी हो जाएंगे, नहीं। टैक्स की चोरी हर कोई करता है आजकल, तो वो पामला कंसीडर नहीं करता, ये शेड्यूल्ड ऑफेंस कंसीडर करता है कि शेड्यूल्ड ऑफेंस करके जो आपके पास इलीगल मनी आया है तो वो पामला के अंदर कवर अप होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास ब्लैक मनी आया है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस करके आना चाहिए। तो ये इसका मेन रीजन है। अगर पेपर में कोई केस स्टडी आती है तो हमें देखना है कि दिस इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस और अ नोट। नेक्स्ट उसके बाद पामला में एक पूरी प्रोसेस दे रखी है कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता कैसे है। तो देयर इज अ 3 स्टेप्स जो ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होते हैं। तो वो ऐसे क्या करता है, एक शॉर्ट नोट पूछ सकता है इन 3 स्टेप में कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। तो हम 3 स्टेप्स पहले देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्लेसमेंट, देन लेयरिंग, देन इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्या है प्लेसमेंट। जो प्लेसमेंट है वो क्या कहता है बच्चे, जो प्लेसमेंट है वो ये कहता है कि सबसे पहले जिसका वो ब्लैक मनी है, मान लीजिए कि आज किसी के पास 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, अब उसको ये 100 करोड़ रुपए जो कैश में है उसके पास, उसको ये व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। तो वो क्या करेगा, वो मल्टीपल लोगों में थोड़े थोड़े अमाउंट के पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मान लीजिए 100 करोड़ है तो वो इतने ही लाख, 10 लाख लोग इकट्ठे करेगा और उनको 2-2 लाख रुपए दे देगा। तो क्या है कि 2-2 लाख आपकी सेविंग हो सकती है, कोई आपसे सोर्स ऑफ मनी नहीं पूछेगा। तो उसका क्या काम है प्लेसमेंट में कि मल्टीपल्स जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है उनमें आपको स्मॉल अमाउंट्स में डिवाइड करना है वो पैसा। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। फिर उसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है कि वो लोग उस पैसे से राउंडिंग ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब है उस पैसे को यूज करते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज कर ली, शेयर सेल परचेज कर लिए, गोल्ड सेल परचेज कर लिया। तो मतलब उस पैसे से मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उस पैसे को यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, जिसका वो जेन्युइनली वो पैसा था, मतलब जो फ्रॉडुलेंट पर्सन है वो एक कंपनी क्रिएट करेगा, एक बोगस कंपनी। उसमें क्या करेगा, वो एक आईपीओ लेके आएगा मार्केट में। आईपीओ के थ्रू वो लोग अप्लाई करेंगे और शेयर एप्लीकेशन मनी के थ्रू उसके पास वो पैसा व्हाइट मनी में बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मतलब ब्लैक मनी का 100 करोड़ व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। कैसे, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन करके। तो ऐसे कभी भी प्रोसेस नहीं पूछता है, एक पर्टिकुलर टर्म पूछ लेगा आपसे पेपर में 2 to 3 मार्क्स की। और पामला में 3-4 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं।
3-4 मार्क्स के रहते हैं, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस एक्ट से। है छोटा एक्ट, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं अंडर पामला एक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला कि आपका ऑफेंस शेड्यूल्ड होना चाहिए, मतलब कि जो मैंने अभी बताया जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स, नार्कोटिक्स हो गए, मतलब इस तरह के बड़े बड़े ऑफेंस कर रखे हो, टेररिस्ट टाइप के ऑफेंस, तब इस एक्ट में आप गिल्टी होगे। जो ब्लैक मनी है वो इस एक्ट में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने कहा सेक्शन 3 और सेक्शन 4, दो सेक्शन इस एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 3 बात करता है कि व्हाट इज पामला, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन बता दीजिए। सेक्शन 4 बात करता है पनिशमेंट अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। अगर सेक्शन 3 में कोई इंसान वो फ्रॉडुलेंट पाया जाता है तो सेक्शन 4 में उसको क्या पनिशमेंट लगेगी। दोनों सेक्शन एक साथ आते हैं पेपर में, हर एक अटेम्प्ट छोड़ के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सेक्शन 3 बात करता है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग की। डेफिनेशन क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कवर अप होती हैं, पहले नहीं होती थी। अब इन्होंने बोला कि आप मनी लॉन्ड्रिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू भी कर सकते हो, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी इसके अंदर कवर अप होंगी। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने क्या कहा बच्चे, इन्होंने डेफिनेशन बताई डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, मतलब कि चाहे डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली करो, नोइंगली, जानबूझ के आप कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, पोजेस कर रहे हो, आपके पास है, मतलब आपके पास पोजेशन है, एक्वायर कर रहे हो और यूज कर रहे हो। किसको, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को क्या कहेंगे कि शेड्यूल्ड ऑफेंस करके वहां से ब्लैक मनी आया है, दिस इज कॉल्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसमें आप इन्वॉल्व हो तो उसे आपको क्या कहा जाएगा कि आप गिल्टी हो अंडर पामला एक्ट। तो क्या है इसके अंदर, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली आप इन्वॉल्व हो किस एक्टिविटी में, एक्वायर करने में, पोजेस करने में, यूज करने में, कंसील करने में, किसको, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को। तो इस प्रोसेस में आप गिल्टी पाए जाओगे अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला कि सेक्शन 4, अगर सेक्शन 3 में कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है तो उसकी सेक्शन 4 में पनिशमेंट लगेगी। सेक्शन 4 में बच्चे क्या पनिशमेंट लगेगी, रिगरस इंप्रिजनमेंट होगी। रिगरस मतलब कि हार्ड इंप्रिजनमेंट होगी, कितने, 3 साल से लेके 7 साल की, एंड फाइन। फाइन की अमाउंट डिस्क्राइब नहीं है, वो आपकी अकॉर्डिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग आपने कितनी की है उस अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। पर बच्चे हमेशा पेपर में भूलता है, 99% बच्चा एंड फाइन लिखना भूल जाता है। तो एंड फाइन है, दोनों लगेंगे 3 साल से लेके 7 साल तक। अगर ड्रग्स और नार्कोटिक्स के केस में इन्वॉल्व हो तो आपका जो 7 साल है वो 10 साल हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट इंक्रीज हो जाएगी 3 से 10 साल एंड फाइन। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 4 पनिशमेंट का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होती है पेपर में। किस तरह की कंफ्यूजन होती है, 447 की पेनल्टी में अगर आप उस लिमिट के बिलो आ जाते हो तो उसमें मिनिमम वाली जेल बढ़ती है, 6 महीने से 3 साल हो जाती है, वो ध्यान आया। तो मनी लॉन्ड्रिंग में मैक्सिमम वाली जेल बढ़ती है, 7 साल से वो 10 साल हो जाती है। तो बच्चा हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है 447 की जेल में और पामला एक्ट की जेल में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे मिनिमम वाली जेल बढ़ती है, यहाँ पे मैक्सिमम वाली जेल बढ़ती है, और एंड फाइन दोनों में है। नेक्स्ट उसके बाद आया कि ऑब्लिगेशन डाल दी इन्होंने, सेक्शन 12 में ऑब्लिगेशन डाल दी किस पे, रिपोर्टिंग एंटिटीज पे। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन हो सकती है, बैंक, जिनके थ्रू ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है जनरली, बैंकिंग चैनल के थ्रू, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडिएरी जो एक्सचेंज का काम करते हैं फॉरेन करेंसी। तो इस तरह के लोगों के थ्रू अगर पामला की होती है, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग होती है इंडिया में, तो उन लोगों पे ऑब्लिगेशन लगाई गई। अब कौन सी ऑब्लिगेशन लगाई गई बच्चे वो बताती हूँ, पर सबसे पहले हम एक अमेंडमेंट करेंगे जो लास्ट अटेम्प्ट में आई थी। रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन को चेंज किया गया, चेंज इन द सेंस उसमें और एड ऑन कर दिया गया। तो देखते हैं, देखिए रिपोर्टिंग एंटिटी में किस किस बंदे को ले लिया गया। एक तो कसिनोज को ले लिया, क्योंकि कसिनोज में लोग कैश लेके जाते हैं और वहां पे खेलते हैं और पैसा लेके आते हैं, तो कसिनोज को ले लिया गया कि कसिनोज आर आल्सो रिपोर्टिंग एंटिटी। फिर उसके बाद रियल एस्टेट को भी ले लिया गया, रियल एस्टेट एजेंट्स पर जिनकी सेल और परचेज जो है, जो एनुअल टर्नओवर है वो 20 लाख और अबव है, मतलब 20 लाख भी इंक्लूड है, 20 लाख और अबव जिनकी एनुअल टर्नओवर है, ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स को भी रिपोर्टिंग एंटिटी में इंक्लूड कर लिया गया। नेक्स्ट गोल्ड स्मिथ को भी ले लिया गया, मतलब जो डीलर्स है प्रीशियस मेटल्स में डील करते हैं, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स में डील करते हैं, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया। बट
जिनका सिंगल कस्टमर से कितनी ट्रांजैक्शन है कैश में, 10 लाख और अबव। तो ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू पर्पस से भी पूछ सकते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट कौन सा काउंट होगा, तो जिसकी टर्नओवर 20 लाख और अबव है। और जो हमारा प्रीशियस मेटल्स में जो डील करते हैं वो कौन से काउंट होंगे, जिनकी टर्नओवर 10 लाख और अबव है, मतलब सिंगल कस्टमर से कैश में ट्रांजेक्शन 10 लाख और अबव है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा बंदा जो सिक्योरिटीज में या कैश में डील करता है और जिसे नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी बंदे को रिपोर्टिंग एंटिटी नोटिफाई कर सकते हैं, उसको भी पावर दी गई। बाकी हमारी बैंक, पीएफआई और इंटरमीडियरी तो है रिपोर्टिंग एंटिटी, तो ये और ऐड कर दिए गए कसिनोज एंड रियल एस्टेट एजेंट एंड प्रीशियस मेटल्स में डील करने वाले डीलर। नेक्स्ट उसके बाद अब चलते हैं वापस से हम सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 अब क्या ऑब्लिगेशन लगाता है इन पे, ये कहता है कि इन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे क्लाइंट के। अब मान लीजिए बैंक में आज मेरा एक बैंक अकाउंट में मेरा एक खाता है, मैंने वहां पे अपना सेविंग्स या डिपॉजिट्स कर रही हूँ, तो बैंक मेरा डाटा मेंटेन करेगा। कब तक मेंटेन करेगा, तो इन्होंने बोला कब तक, 5 ईयर्स तक। 5 ईयर्स कहां से लेंगे, जिस दिन रिलेशनशिप हमारा एंड हुआ है या जिस दिन अकाउंट क्लोज हुआ है, विच एवर इज लेटर। जैसे कुछ बंदे अकाउंट क्लोज नहीं कराते, वो अपने आप डेड में चला जाता है जब हम काफी टाइम तक उसे ऑपरेट नहीं करते। तो जिस दिन हमारा रिलेशनशिप एंड हुआ या जिस दिन मैंने अकाउंट क्लोज करवाया, विच एवर इज लेटर, उसके बाद से 5 साल तक बैंक को मेरा जो डिटेल्स है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। जैसे हम अमालगमेशन में कंपनी खत्म हो जाती है तो हम उसके 8 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, तो सेम यही चीज यहाँ पे है। कितने साल तक बैंक और पीएफआई रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे या रिपोर्टिंग एंटिटी कितने टाइम तक, 5 साल तक। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला कि आईडी प्रूफ रखेंगे, आधार कार्ड वगैरह जो बैंक लेते हैं जर्नली। फिर उसके बाद इन्होंने कहा बेनिफिशियरी ओनर का भी डाटा रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को भेज दिया मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कराने के लिए पैसे, तो उस पर्सन का भी डाटा बैंक मेंटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा बैंक, मतलब किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास हमारे आईडी प्रूफ्स है, आधार कार्ड वगैरह, तो विच इज अ वेरी पर्सनल डाटा, तो वो बैंक शेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट उसके बाद 11 ने क्या कहता है कि आधार कार्ड में आप क्या लोगे, आधार कार्ड ले सकते हो, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ले सकते हो, पासपोर्ट, सीजी ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कोई फॉरेन पर्सन है तो उसका कोई और डॉक्यूमेंट भी आईडी प्रूफ की तरह लिया जा सकता है, पर वो सीजी प्रिस्क्राइब करेगा। पर ये सारे इंक्रिप्टेड फॉर्म में होने चाहिए। इंक्रिप्टेड फॉर्म क्या होता है बच्चे, कि ओरिजिनल फॉर्मेट में होने चाहिए ताकि इनको कोई मैन्युपुलेट ना कर सके। तो ओरिजिनल इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा बैंक आईडी प्रूफ्स को। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन 13 बोलता है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने जो भी इकोनॉमिक लॉ में चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर है, हर चैप्टर की अपनी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब उस चैप्टर को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेट करेगी, उसके बिना उस चैप्टर में कुछ भी नहीं हो सकता। तो मामला को कौन करती है, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। ये आपने सुना भी होगा वैसे तो कि ईडी ने रेड की, ईडी ने मतलब वहां पे वो छापा मारा, तो ईडी क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। तो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज, मतलब इस एक्ट को रन कौन करता है, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। तो सेक्शन 13 क्या बोलता है कि ईडी जो है वो पनिश करेगा अगर बैंक, पीएफआई या रिपोर्टिंग एंटिटी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की और ईडी के कहने पे काम नहीं किया। ईडी पीरियोडिकल ऑडिट्स भी करवा सकता है, रिपोर्ट्स भी मांग सकता है, वार्निंग भी दे सकता है। तो ईडी बैंक को रेगुलेट कर सकता है इन द सेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर ईडी ऐसा काम नहीं, बैंक ऐसा काम नहीं करता तो ईडी पनिश कर सकता है। कितना, 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी लगा सकता है। तो यहाँ पे बच्चे 2 एग्रीव्ड पार्टी होगी, सेक्शन 4 में जिसमें पामला एक्ट में जिसको गिल्टी किया गया, और सेक्शन 13 में जहां पे बैंक पीएफआई पे पेनल्टी लगाई गई। तो 2 एग्रीव्ड पार्टी होगी हमारे पास। तो 2 एग्रीव्ड पार्टी है तो दो एग्रीव्ड पार्टी अपील में जा सकती है। तो हर इकोनॉमिक चैप्टर के हर चैप्टर का एक मिसलेनियस पार्ट है जिसमें क्या है कि आप कहाँ अपील में जा सकते हो, हायरार्की क्या है अपील करने की आपकी। तो अपील में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो वो हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 14 बोलता है एम्प्लॉय को इम्यूनिटी मिलेगी अगर वो प्रूव कर दे कि वो इनोसेंट है, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन 15 है प्रोसीजर, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन मेंटेन रखनी है, आरबीआई क्या क्या रूल्स लेके आएगा आगे। नेक्स्ट सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है बच्चे, अटैचमेंट, एजुकेशन, कॉन्फिस्केशन। 3 बात करता है ये सेक्शन 5, अटैचमेंट, एजुकेशन, कॉन्फिस्केशन। सबसे पहले हम अटैच करेंगे। अटैच मतलब कि हमें अगर रीजन टू बिलीव है, हमें किसे, ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को अगर रीजन टू बिलीव है कि ये बंदा पामला एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी।
एक बार के लिए जब्त कर ली जाएगी, अटैच कर लेगा। पर कितने टाइम के लिए? मैक्सिमम 180 डेज के लिए। मैक्सिमम 180 डेज के लिए उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अटैच। फिर उसके बाद ईडी कहां जाएगा? एडजुकेटिंग ऑफिसर के पास। तो इसीलिए बोला सेकंड क्या स्टेप है? एडजुकेशन। तो वो एडजुकेटिंग अथॉरिटी अगर उसको भी लगता है कि हाँ वो बंदा इन्वॉल्व है इस एक्टिविटी में, तो केस आगे रेफर करेगा स्पेशल कोर्ट को। स्पेशल कोर्ट को अगर लगता है कि यस उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग में पा सकते हैं कि वो गिल्टी पाया जा सकता है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन रन होगी। कितने? 365 डेज की। तो जैसे ही केस स्पेशल कोर्ट के पास आएगा तो उस पर 365 डेज की इन्वेस्टिगेशन रन होगी। इन्वेस्टिगेशन जब रन होगी तो वो प्रॉपर्टी स्टिल अटैच रहेगी। अगर मान लीजिए 180 डेज एक्सपायर हो गए और ईडी आगे नहीं गया तो उसे प्रॉपर्टी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्या है? जो बेनिफिशियर ओनर है वो प्रॉपर्टी में अपना इंजॉय कर सकता है बेनिफिट। मान लीजिए कि जैसे मेरी प्रॉपर्टी अटैच हुई तो मेरा अगर कोई बच्चा है तो उसको रेंट आता है उस प्रॉपर्टी से। वो प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दे रखी है किसी को और उससे रेंट आता है हमें, तो वो रेंट हम इंजॉय कर सकते हैं, वो बेनिफिट्स हम इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला कि 365 डेज की इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर प्रूफ हो जाता है कि वो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगी। मतलब अब वो गवर्नमेंट के नाम हो चुकी है प्रॉपर्टी, अब उस पर आपका कोई राइट नहीं है। तो इसीलिए इस सेक्शन का नाम क्या है? अटैचमेंट, एडजुकेशन, कॉन्फिस्केशन। सबसे पहले अटैच हुई, फिर एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गई, फिर कॉन्फिस्केट हुई आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय स्पेशल कोर्ट फॉर 365 डेज। नेक्स्ट उसके बाद मिसलेनियस पार्ट आ जाता है। मैंने बोला था दो एग्रीव्ड पार्टी है यहाँ पे हमारी। कौन कौन सी? बैंक अंडर सेक्शन 13 जिसपे पेनल्टी लगी है, और सेक्शन 4 में मामला में जिसको गिल्टी किया गया है, या सेक्शन 5 में जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है। तो वो पर्सन्स कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सबसे पहले एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, फिर उसके बाद एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल के पास। ध्यान रखिएगा आप हम यहाँ पे नेकलेट यूज नहीं करते हैं। नेशनल कंपनी लॉ एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल यूज नहीं होता है क्योंकि वो कंपनीज एक्ट का ट्रिब्यूनल है। यहाँ पे हर एक्ट का अपना ट्रिब्यूनल है, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल वर्ड यूज होता है, एटी। तो एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल, नेक्स्ट उसके बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। पर हाई कोर्ट में जाने से पहले अगर एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल को विद द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट लगता है कि हमें एक बार केस रेफर बैक करना चाहिए तो वो स्पेशल कोर्ट को फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंस केस रेफर बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में अपील 60+60 डेज में कर सकते हो, और अपने जो अपा सेक्शन 5 में 80 के पास जाएंगे वो 45+45 डेज में जाएंगे, और ये 6 महीने में अपनी अपील डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। अगर मेजोरिटी नहीं बन रही तो चेयरपर्सन का डिसीजन ले लेंगे फॉर द कास्ट वोट। उसका वोट कास्ट करके चेयरपर्सन का या किसी थर्ड पर्सन का ऑफ द बेंच वोट ले लेंगे, जिससे कि मेजोरिटी बन जाए और डिसीजन तक हम पहुंच सके। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है, नॉर्मल है। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था जब कंपनीज एक्ट कराया था। मामला का ऑफेंस कौन सा है बच्चे? कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट के घर से उठा ले जाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे, वारंट की भी जरूरत नहीं है। और नॉन बेलेबल, बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये ऑफेंस बिल्कुल एसएफआईओ की तरह जो हमने 212 में किया था, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सेम ये ऑफेंस भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। बेल किसको मिलेगी? यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, वुमेन, सिक पर्सन, अंडर एज ऑफ 16, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर हमारी एप्लीकेशन को अपोज ना करे और कोर्ट को लगे कि हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है तो हमें बेल मिल जाएगी। नेक्स्ट लास्ट, अगर हमारा ऑफेंस 1 करोड़ से कम का है, अगर 1 करोड़ से कम का ऑफेंस है तो हमें बेल मिल जाएगी। नेक्स्ट रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। ये क्या है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट? ये है कि इंडियन गवर्नमेंट, जैसे हम टैक्स में करते हैं, अगर आपने टैक्स में देखा हो तो DTAA। तो बच्चे रेसिप्रोकल एग्रीमेंट क्या है? मैंने आपको बोला कि DTAA आपने पढ़ा होगा टैक्स में, अगर नहीं पढ़ा है तो DTAA क्या है? डबल टैक्सेशन। तो DTAA क्या बोलते हैं इसको कि यहाँ की गवर्नमेंट और बाहर की गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट साइन कर लेती है। कैसा एग्रीमेंट? मान लीजिए कि मेरा बाहर बिजनेस है तो मैं बाहर भी टैक्स भर के आ रही हूँ, जब इंडिया में वो पैसा ला रही हूँ तो यहाँ भी टैक्स भर रही हूँ। तो डबल अमाउंट में टैक्स क्यों भरूं मैं सेम ही चीज पे, जब एक ही जगह अर्निंग हुई है। तो यहाँ की गवर्नमेंट और वहां की गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट कर लेती है कि कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी उस पर्सन से। तो हम पे सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, या तो हम बाहर भर के आते हैं या फिर इंडिया में वो टैक्स लगता है। तो दिस इज कॉल्ड DTAA।
तो ऐसे ही सेम एक रेसिप्रोकल अग्रीमेंट साइन होता है यहाँ की गवर्नमेंट और बाहर की गवर्नमेंट के साथ कि हम इन द कंसर्न ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग के कंसर्न में हम एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि हम सिर्फ एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन, कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए बाहर भाग जाता है इंडिया से और वो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, तो वहां की गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, अगर ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल अग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है रिकवरी एंड फाइन। तो ये क्या है, सेक्शन 62 कहता है कि अगर ऑनेस्ट पर्सन को अरेस्ट कराने के लिए जानबूझ के किसी विक्टिशियस पर्सन का मतलब है कि उसने जानबूझ के इंटेंशनली किसी ऑनेस्ट पर्सन को फंसाने की कोशिश की और बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो ऐसे पर्सन पे पनिश लगेगा अप टू 2 years का और फाइन लगेगा 50,000 और बोथ भी लग सकता है। अगर उसने 6 महीने तक फाइन पे नहीं किया तो फिर जो हमारा इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो रिकवरी कराएगा उसकी प्रॉपर्टी सील करके। तो रिकवरी यहाँ पे कौन कराता है, इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर। नेक्स्ट उसके बाद अगर कोई पर्सन विलफुली कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है जिसकी वजह से किसी पे सर्च वगैरह होती है, तो उसकी भी पनिशमेंट क्या है, जेल अप टू 2 year और फाइन 50,000 और बोथ, जो सेक्शन 63 डील करता है। सेक्शन 63 एक और चीज बोलता है, अगर कोई बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा, मतलब हमने समन्स भेजे या तो वो आ नहीं रहा, आ गया तो कुछ बोल नहीं रहा, हमें कुछ बता नहीं रहा, और अगर उसने कुछ बताया भी तो अपनी स्टेटमेंट पे साइन नहीं कर रहा, तो कैसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, या तो वो आया नहीं, आया तो कुछ बोला नहीं, बोला तो स्टेटमेंट पे साइन नहीं किया, तो ऐसे बंदे पे अंडर सेक्शन 63 पनिशमेंट लगेगी, जेल अप टू 6 months है और सॉरी फाइन है फिर 500 से लेके 10,000 तक का, और अगर उसने ये पे नहीं किया तो सेम इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर रिकवरी कराएगा विद इन 6 months। नेक्स्ट उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए अगर हमें किसी के लिए स्पेशल कोर्ट में मामला के अंडर कंप्लेंट फाइल करनी है, तो पहले सीजी की परमिशन लगेगी। डेथ के केस में लीगल हेयर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ऑफेंस अंडर कंपनी एक्ट क्या है बच्चे, ये पूरे अपने इकोनॉमिक लॉ में है हर एक्ट में, कि कंपनी में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो कौन पनिशेबल होगा, तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले ऑफिसर अंदर जाएंगे, अगर ऑफिसर प्रूफ कर दे तो इंप्लॉय अंदर जाएंगे, इंप्लॉय प्रूफ कर दे तो दोनों अंदर जाएंगे। मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले लाइबल होगी किसी भी ऑफेंस के लिए, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रूफ कर दे कि लोअर लेवल इन्वॉल्व था तो लोअर लेवल अंदर जाएगा, अगर लोअर लेवल प्रूफ कर दे तो दोनों ही अंदर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 3 तरह के ऑफेंस है शेड्यूल्ड ऑफेंस, पार्ट ए बी सी, और बी में कौन से ऑफेंस इन्वॉल्व है जिनकी वैल्यू 1 करोड़ या उससे ऊपर की है। तो बस ये एमसीक्यू पर्पज से ध्यान रखना, आया हुआ है पेपर में कि पार्ट बी जो है शेड्यूल्ड ऑफेंस वो कौन सा है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ और अबव है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हायरार्की बता रखी है कोर्ट की, मैंने क्यों बताई है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ईडी की टीम में नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर और उससे ऊपर की रैंक के बंदे होते हैं। एसएफआईओ की टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के बंदे होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, एसएफआईओ में असिस्टेंट डायरेक्टर से ऊपर की रैंक के बंदे होते हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। पामला की टीम में मतलब ईडी की टीम में नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हायरार्की क्या होती है हमारे, अदर ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, देन जॉइंट और एडिशनल डायरेक्टर। तो ये था हमारा पामला एक्ट 2002। तो हमने इसमें क्या किया, सेक्शन 3-4, सेक्शन 5 अटैचमेंट एजुकेशन कॉन्फिस्केशन, सेक्शन 12 जिसमें ऑब्लिगेशन थी, नेक्स्ट 13 ईडी की पावर्स, और 11 ने हमारा क्या था, आईडी प्रूफ में हम कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। उससे पहले हमने बोला शेड्यूल्ड ऑफेंस होना जरूरी है, और प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन 3 तरह की हमने देखी कि कैसे ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता है। तो ये था हमारा पूरा पामला एक्ट 2002। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा बच्चे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। इससे पहले मैं आपको एक बार वो फाइल दिखाती हूँ जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है। वेट अ मिनट, टेलीग्राम चैनल ही खोल लेते हैं हम अपना, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में दिखाती हूँ बच्चे आपको फाइल।
आपको वहां से क्वेश्चन आंसर जरूर करने हैं। जैसे अभी मैंने आपको पामल एक्ट करवा दिया, आपको फाइल ओपन करके May 22 के आरटीपी एमटीपी में जो भी पामला से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आए हैं आपको वो जरूर करने हैं, देखने हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा अब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। हमारी ना जो हम इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं कहूँ डिस्कस कर चुके हैं, आपको ध्यान हो तो 442 सेक्शन में एमसीपी स्पेशल कोर्ट में मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज ये एक्सपर्ट का पैनल होता है। जो एक्सपर्ट होते हैं हमारे न्यूट्रल पार्टी, वो उसका पैनल होता है, उसका बेंच होता है जो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करवाते हैं, पार्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। तो कोर्ट के बाहर जो पार्टी कॉम्प्रोमाइज कराती है उसको हम कहते हैं एमसीपी या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में वो आती हैं पार्टीज, वो 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये क्या है? कोर्ट का एक सब्स्टिट्यूट है। कहने का मतलब क्या है, कोर्ट में बहुत लंबी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए, इवन बंदे की डेथ भी हो जाती है और लीगल हेयर कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये कंसेप्ट आया इंडिया में। पहले फॉरेन में भी है ये कंसेप्ट, वहीं से इंस्पायर्ड है। तो ये कंसेप्ट आया कि टाइम कंज्यूमिंग थी हमारी जुडिशरी, कॉस्टली थी, स्ट्रेसफुल था, एंटायर बर्डन था कोर्ट पे, लॉट ऑफ डिसीजंस जो है वो डिले हो जाते थे बिजनेस के। तो इस वजह से ये कंसेप्ट आया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। ये क्या बोलता है कि कोई न्यूट्रल पार्टी, कोई थर्ड पार्टी, इवन सीए भी आर्बिट्रेटर बन सकता है, तो कोई थर्ड पार्टी जो एक्सपर्ट है वो कोर्ट के बाहर आपका सेटलमेंट करा देगी। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? विन विन की सिचुएशन, मतलब कि पार्टी विन विन की सिचुएशन में रहेगी, आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। तो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, एक फ्रेमवर्क दे दिया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। उसके बाद इस एक्ट में कौन से मैटर डील होते हैं? पार्टनरशिप के, इंश्योरेंस के, टाइम बार्ड डेट्स के। इसमें 3 तरह की पार्टी होती है, आर्बिट्रेटर, क्लेमेंट जो क्लेम करता है, रेस्पोंडेंट जो रिस्पोंड करता है। फिर उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, हमारे लास्ट में नोट्स में आपको दिखेगा कि कौन से मैटर्स डील नहीं होते हैं, कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो आर्बिट्रेशन डील नहीं करते। अब मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मैं कहूँ कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं, तो नहीं, इस तरह के मैटर्स आर्बिट्रेटर डील नहीं करता है। मतलब कि नॉर्मल मैटर्स डील करेगा, मर्डर के केसेस हो गए, टेस्टिमोनिटरी मतलब डिवोर्स के केसेस, ट्रस्ट के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो इस तरह के केसेस आर्बिट्रेटर जो है वो डील नहीं करता है, वो कोर्ट में ही डील होंगे।